हर जगह होता है केंद्र, और केंद्र के में होते हैं कई प्रांत जो प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। फिर उसके नीचे होते हैं कुछ संभाग। संभाग नहीं बोले उसको, जिला। जिला, फिर तहसील, फिर ग्राम समूह, और फिर होते हैं ग्राम। ग्राम समूह के बाद होते हैं ग्राम। प्रांत को उस समय कहते थे मंडल। प्रांत को मंडल कहा जाता है। प्रांत को कहते हैं मंडल। चलिए, तो जिला, जिला को कहते हैं नाडु। सॉरी, एक मिनट, वलनाडु। गड़बड़ हो रहा है। प्रांत के बाद आता है संभाग, संभाग के बाद है जिला, जिला के बाद है ग्राम समूह, और ग्राम समूह के बाद है ग्राम। संभाग को बोलते हैं वलनाडु या कोट्टम। जिला को बोलते हैं नाडु। ग्राम समूह को कहते हैं कुर्रम, और ग्राम को कहते हैं ग्राम। इस तरह से जो है वो चोल प्रशासन बटा हुआ था। ठीक है, और ग्राम को यहां पर कई जगह उर भी कहते हैं, उर। ठीक है जी, फिर काटना पड़ेगा नूतन मिश्रा, सॉरी, है ना। आज आपको राइटिंग जल्दी समझ में आ गई, नहीं तो आप सबसे बाद में लिखते हैं कि राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, पर आज गलत चीज में जल्दी समझ में आ गई है। ठीक है, केंद्र में होते हैं सम्राट, मंत्री एवं अधिकारी। केंद्रीय स्तर पर व्यवस्था होती है। संभाग बड़ा होता है, चलिए। पहले भी लिखा चुके हैं, चलिए, सॉरी, लिखा चुके, अच्छी बात है। केंद्रीय प्रशासन, यहां पर राजाओं को देवता बना दिया था, मंदिरों में मूर्ति भी रखी। यहां पर चोल काल में मंदिरों में मूर्ति भी रखी। राजन चोल की मूर्तियां स्थापित की गई, सुंदर चोल की। ठीक है, मंत्री यहां पर होते थे, मंत्री। ठीक है, अधिकारी दो प्रकार के होते थे।
अधिकारी दो प्रकार के होते थे, उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी। उच्च अधिकारी को बोलते थे पेरुंदम और निम्न अधिकारी को कहते थे शेरुंदम। शेरुंदम कहते, राजा जो आदेश देता था उसको लिखने के लिए एक अधिकारी होता था। राजा के आदेशों को लिखने का कार्य ओ लई नामक अधिकारी करता था एवं इनकी जांच ओलई नायकम करता था। इनकी जांच ओलई नायकम करता था। ये पूरा लिखना आपको। चलिए, इसी बात को रिपीट किया गया। अधिकारी सम्राट के लिए एक आधिकारिक व्यवस्था थी, ये लिखने की जरूरत नहीं। सेरुंदम कहते थे, ओलई अधिकारी होता था। अधिकारियों के पद वंशानुगत हो गए थे और वेतन के बदले जमीन के टुकड़े दिए जाने लगे। वेतन के बदले जमीन के टुकड़े दिए जाने लगे। ये हम लिख ही चुके हैं। मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम ग्राम में बटे हुए थे। चोल स्थानीय स्वशासन की बात करते, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चोल स्थानीय स्वशासन। ये चोल स्थानीय स्वशासन की जो जानकारी हमें मिलती है उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। ये उत्तर मेरूर अभिलेख जो है परांतक प्रथम ने जारी किया था। परांतक प्रथम द्वारा जारी किया गया अभिलेख है। इस परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, इससे हमें
जानकारी मिलती है। और ये उत्तर मेरू, इससे चतुर्वेदी, मंगलम ग्राम की जानकारी मिलती है। एक गांव है जिसका नाम है चतुर्वेदी, मंगलम, उस गांव की जानकारी मिलती है। इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, यहां पर हम बात करें जो ग्राम है, ग्राम स्वशासन। ग्राम स्वशासन की बात करें तो हर ग्राम में दो प्रकार की संस्था, दो प्रकार की संस्था है। दो प्रकार की संस्था मिलेगी सब जगह। एक होती थी उर, एक होती थी सभा, या जिसको हम महासभा भी कहते थे। उर जो होती थी वो आम जन की थी, ये ब्राह्मणों की होती थी। कुछ ऐसे गांव होते थे जहां पर विद्या अध्ययन के केंद्र होते थे, जहां मंदिर होते थे, उन मंदिर से लगे गांव होते थे, उन गांवों की आय उस मंदिर को जाती थी, जिसका इस्तेमाल शिक्षा, नृत्य, संगीत, विभिन्न प्रकार के कला कौशल को सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता था। उन गांवों में सभा या महासभा होती थी, जो ब्राह्मणों की होती थी। 919 और 929 दोनों हैं, ठीक है। प्रत्येक ग्राम को 30 वार्डों में बांटा जाता था। हर गांव कितने वार्ड में है? 30 गांव वार्ड में बटा हुआ, मतलब हर एक गांव से 30 लोग चुने जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, कौन योग्य है, या सीधे सीधे बोले योग्यता क्या है, क्या योग्यताधारी होना चाहिए? तो पहला, 1/4 वेली या 1.5 एकड़ जमीन हो। इतनी जमीन उसके पास होनी चाहिए। समझ में आ रही है? उतनी जमीन होनी चाहिए। वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो। वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो। स्वयं का, एक मिनट, स्वयं का नहीं बोलेंगे, ग्राम में स्वयं का आवास हो। खुद का आवास होना जरूरी है। आयु 35 से 70 वर्ष के मध्य हो।
इतनी आयु होनी चाहिए। वेली में लिखा है 1/4 वेली। वेली में क्या लिखा है? 1/4 वेली लिखा हुआ है। अयोग्यता, क्या अयोग्यता है? मतलब कौन चुनाव नहीं लड़ सकता? अपराधी। अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता। जिसने समिति में रहते हुए वित्तीय लेखा जोखा ना दिया हो, ना दिया हो, ऐसा व्यक्ति जो समिति का सदस्य रहा है, परंतु परंतु उसने अपना हिसाब जो है ना, वेली जैसे हम लोग यहां पर एकड़ बीघा में नापते हैं, वैसी दीक्षित जी साउथ में वैली में नापते हैं। हिस्सा क्या होता है? हिस्सा कहां लिखा है? हिस्सा कहां लिखा है? अपराधी, लेखा जोखा, हिस्सा कहां लिखा है? हिस्सा कहां लिखा है? स्वयं का आवास हो, जमीन हो, वैदिक मंत्रों ज्ञाता हो, मध्य हो, समिति में रहते हुए वित्तीय लेखा जोखा ना दिया हो। इन 30 वार्डों के सदस्य बनने की, लिख देता हूं, वार्ड के सदस्य बनने के लिए योग्यता और अयोग्यता। हिस्सा कहां लिखा भैया? कहां लिखा महिमा हिस्सा? ग्रामों में 2 प्रकार की संस्था होती थी, और आमजन की संस्था, सभा महासभा, ब्राह्मणों की संस्था। प्रत्येक ग्रामों को 30 वार्ड में बांटा कि योग्यता 1/4 बैली या 1/1.5 एकड़ जमीन हो, वैदिक मंत्रों ज्ञाता हो, ग्राम में स्वयं का आवास हो, आयु 35 से 70 के मध्य हो, अपराधी जिसने समिति में रहते हुए वित्तीय लेखा जोखा ना दिया हो। क्या लिखा है? तीसरी ओर लिख लेते हैं, जो पिछले, कहां लिखा भैया हिस्सा? पिछले लगातार 3 वर्षों से सदस्य रह चुका हो। मतलब अगर आप एक बार बन गए, 2 बार बन गए, 3 बार बन गए, तो चौथी बार नहीं बन सकते। ठीक है। अब बार बार आप पूछ रहे वैली क्या है? वैली, वैली दक्षिण भारत में भूमि की माप, भूमि की माप को वैली। तो योग्यता ये है, अयोग्यता ये है। योग्यता मतलब जिसके पास 1.5 एकड़ जमीन हो, वैदिक मंत्रों ज्ञाता हो, ग्राम में स्वयं का आवास हो, आयु 35 से 70 वर्ष के बीच हो, अयोग्यता में अपराधी ना हो। ठीक है, अयोग्यता में अपराधी ना हो, पिछले वर्ष सदस्य रहते हुए भी उसने अगर लेखा जोखा जमा नहीं किया तो वो मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर? चलिए, और जो पिछले लगातार 3 वर्षों से सदस्य रह चुका हो, मतलब हर बार नए नए सदस्यों को जुड़ने का मौका मिलेगा। अब करेंगे क्या, ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। उसके पास 1.5 एकड़ जमीन हो, मतलब उसका मालिक हो।
है ना। जमीन हो का मतलब वो उसका जमीन का मालिक हो मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी मिल गई, हो मतलब उसका मालिक होना जरूरी। चलिए, अब क्या होगा, अब सारे योग्य उम्मीदवार के नामों को एक पात्र का डिब्बा भी कह सकते हैं में डाला जाएगा। जितने भी नाम योग्य नाम हैं, क्या उस टाइम सभी वर्ग के लोगों को वेद पाठ पढ़ने का अधिकार था? हाँ जी, सभी लोगों को अधिकार था। वेद पाठ पढ़ने का किसी को कोई रोक टोक नहीं थी, न आज है न पहले थी। ठीक है, आज किसके पास रोक टोक है? किसी के पास नहीं। हाँ जी, महिमा मनीष राजपूत एक वर्ष होगा, अभी आएगा आएगा आएगा, मैं सब बताऊंगा भैया। जब खत्म हो जाए तब बोलिएगा कि आपने ये चीज छोड़ दी है। पहले पूरा तो होने दो। मैं पहली लाइन में बोल दूं, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। आइए हम पढ़ते हैं ग्राम स्वशासन। ऐसा नहीं होगा ना, धीरे धीरे हम करेंगे। ठीक है, हमें जो पढ़ाया गया है कि सबको वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, भैया आप पढ़िए इतिहास को अच्छे से, समझिए इतिहास को अच्छे से, आपको सारे जवाब मिलेंगे, सारे जवाब मिलेंगे। अगर हिस्सा नहीं होता तो रैदास संत नहीं होते, और रैदास जिस जाति के हैं उनकी शिष्या कोई राजपूत राजकुमारी नहीं होती, राजकुमारी, मेड़ता की राजकुमारी, ऊपर से राजपूत, मीराबाई उनकी शिष्या। और रैदास के गुरु प्रयागराज के ब्राह्मण रामानंद। तो मैं ऐसी आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। कहीं कहीं इक्का दुक्का आपको अपवाद देखने को मिले होंगे, पर ऐसे भी हैं जो इस तरह की चीजें भी मिलती। ठीक है, क्लियर। तो इस बातें में हम लोग चर्चा कभी और करेंगे, ये एक अलग विषय है, अलग चर्चा है। ठीक है, हिस्ट्री की बुक केसी श्रीवास्तव ले लीजिए आप। चलिए, अब क्या करेंगे, सारे नामों की पर्ची ताड़पत्र पर लिखकर एक डब्बा अच्छा बना देते हैं, अच्छा डब्बा है ना, इस डब्बे में डाल दिया जाएगा। सारे नाम इस डब्बे में डाल दिए जाएंगे, ऐसे नाम लिखे रहेंगे, सब डाल दिए जाएंगे। सबके नाम एक डब्बे में डाल दिए, पत्ते पर लिख लिख के सबके नाम इस डब्बे में डाल दिए। ठीक है, हाँ वो डब्बा जैसा भी हो। अब क्या होगा, फिर एक अबोध बालक, अबोध शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पढ़ना लिखना ना जानता हो। ठीक है, अबोध बालक एक एक करके 30 नाम निकालता था। तो ऐसे कर करके 30 नाम निकल जाते थे और 30 मेंबर बन जाते थे। ठीक है, ऐसे करके 30 नाम निकल जाते थे। चलिए साबरीन, आप कह रही हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं भी इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि हमारा विषय
चोल प्रशासन है, हमारा प्रथा, हमारा विषय जाति प्रथा, अस्पृश्यता इस विषय पर नहीं है। ठीक है, मैं तो आपको कुछ फैक्ट्स दे रहा हूं, उन फैक्ट्स पर बात करिए, बाकी फिर बातें अलग हैं। आप मॉडर्न में हिस्ट्री पढ़िए, जॉन एडम्स की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को पढ़िए कि उन्होंने बिहार के, बंगाल के गुरुकुलों का, यूपी के गुरुकुलों का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कितने प्रतिशत लोग गैर ब्राह्मण, गैर क्षत्रिय पढ़ा करते थे। आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य हो जाएगा, थोड़ा पढ़ लीजिए। मैं बोलूंगा तो बिल्कुल भरोसा मत करिए, ठीक है? मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करिए, क्योंकि एक हिंदुस्तानी की बात पे भरोसा ना करना हमारी प्रवृत्ति है। जॉन एडम्स की रिपोर्ट पढ़ी, अंग्रेजों की रिपोर्ट को पढ़ना, आपको जवाब मिलना शुरू हो जाए, ठीक है? तो मैं इन विषय पे ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं, ठीक है? तो उसको देखिए, क्योंकि हमारा वो विषय नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी घटना बताता हूं। वशिष्ठ पढ़ा रहे थे अयोध्या के राजा के पुत्रों को, साथ में गुरुकुल में पढ़ रहा था निषाद, निषाद जाति का व्यक्ति। तो वो थोड़ा सा नीचे बैठ गया। वशिष्ठ ने बोला, क्या हुआ निषाद, तुम नीचे क्यों बैठ गए हो? निषाद ने बोला, सर मेरी जाति वैसी है। वशिष्ठ ने कहा, वशिष्ठ बहुत महान ज्ञानी है, कि शिक्षा में किसी की जाति नहीं होती, शिक्षा सबका अधिकार होता है। यहां ना कोई राजा का पुत्र होता है, ना कोई उच्च होता है, ना कोई निम्न होता है, बराबरी से बैठो। ये राम बैठे हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, इनके बराबरी से बैठो। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो मेरे से मत पूछिए, आप खूब कंटेंट है इस समय, बढ़िया पढ़िए, ऑथेंटिक बुक पढ़िए, और जो आपको लगे वो स्वयं फैसला लीजिए। मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करें, ठीक है? चलिए, तो 30 पर्ची निकलती थी, 30 पर्ची निकलकर 30 नाम चुन लिए जाते थे। इस तरह 30 व्यक्ति वार्ड के सदस्य बन जाते थे। इसको दक्षिण भारत में इसे कुड़ी बोले, इसे कुड़ी बोले पद्धति या लॉटरी पद्धति भी कहते हैं। मतलब यहां पर वोट नहीं हो रहा है, यहां वोटिंग सिस्टम नहीं है, यहां भैया पढ़ लो यार। जी जी बिल्कुल, आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ठीक है? मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा हूं। राहुल मौर्य कह रहे हैं नीचे बैठना, नहीं, ये नीचे नहीं बिठाया नहीं गया राहुल, वो स्वयं बैठा, उसको ऐसा फील हुआ, ठीक है? पर आप कह रहे हैं, देखो तर्क कुतर्क का कोई जवाब नहीं है, ठीक है? पढ़ने पर ध्यान दें, ठीक है? तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी इस पर प्रवचन सुनना हो तो मैं ऑथेंटिक डेटा बहुत सारे दे दूंगा, और आप भी दे देंगे बहुत सारे, ठीक है? तो अभी इसकी बात कर लें। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, यहां पढ़ें, नहीं तो क्लास बंद कर दें, ठीक है? बात चल रही है, ये ज्ञाता हो, आपको उसमें जाति दिखने लगती है। हम पढ़ा इतिहास रहे हैं, आप वहां, अच्छा इसमें भी जाति। आपकी निगाहें केवल वही ढूंढती रहती जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। प्लीज यार, कर क्या रहे हो? हम सब एक ही लोग हैं, कोई अलग अलग लोग नहीं है। एक मिनट रुको।
अब जो 30 सदस्य हैं, इन 30 सदस्यों को अलग अलग समितियों में रखा जाता था, जिन्हें वरीयम कहते थे। समिति को कहते थे, समिति को वरीयम कहते थे। समिति को कहते थे वरीयम, समिति को कहते थे वरीयम। पढ़ने पे ध्यान दो, मैं बार बार बोल रहा, हम सब एक हैं, पर आप कह रहे हैं जाति प्रथा थी, देश बेकार था, हमारा देश बेकार है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, खत्म हो गई बात। अब पढ़ने फोकस, इससे घटिया कोई देश नहीं, यही कहना चाहते हो, एक्सेप्टेड। अब पढ़ें, चलिए। प्रमुख समितियां, समिति को हम कह रहे हैं वरीयम, सॉरी देश नहीं, आप लोग समाज कह रहे हैं, सॉरी, समाज बहुत बेकार था, एक्सेप्टेड। ठीक है भाई, आज से कोई चर्चा नहीं, पढ़ने पर फोकस करते हैं। समिति, संवत्सर समिति, संवत्सर समिति वार्षिक समिति थी। कैसी समिति थी? वार्षिक समिति थी। 12 अनुभवी वरिष्ठ सदस्य होते थे, जो सभी समितियों का निरीक्षण करते थे। ठीक है, ये सदस्य जो होते थे सभी प्रकार की समितियों का निरीक्षण करते। तो सबसे बड़ी समिति होती थी संवत्सर समिति, जिसे हम वार्षिक समिति भी कहते थे। दूसरा, तोट्टवरियम, थोड़ा नाम कठिन है, क्षमा चाहूंगा। तोट्टवरियम ये उद्यान समिति है। उद्यान यानी होता है बगीचा, उद्यान यानी होता है बगीचा। तीसरा होता है पौन्नवरियम, पौन्नवरियम स्वर्ण समिति। एरीवरियम सिंचाई समिति, सिंचाई या तालाब। तालाब समिति। कोलीवरियम मंदिर समिति। आदि और भी समिति होती थी। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए आगे चलें। तो ये होती थी समितियां जो अलग अलग काम करने के लिए बनी होती थी। इस तरह बहुत सारी समितियां होती थी जो इस तरह का काम करती। साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में सभी सदस्य वर्ष में 360 दिन कार्य करते थे। शेष 4 या 5 शेष दिन बोल लेंगे, नहीं तो आप बोले किसी महीने 66 होगा, वो बहस में नहीं पड़ते हैं। शेष 5 दिन आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करते थे। ये अब जाना है, दूसरे नए सदस्य आएंगे तो उनको हम क्या करेंगे, तैयार करते थे एवं प्रस्तुत करते थे। जो संवत्सर वरीयम थी उनके सामने प्रस्तुत करते थे कि भाई ये हमारा डेटा है, ये काम। कार्य क्या होते थे? ग्राम सभा के कार्य। ग्राम सभा क्या करती थी? ग्राम सभा के कार्य। तो पहला काम है राजस्व एकत्रीकरण। राजस्व एकत्रीकरण। स्वच्छता। स्वच्छता, साफ सफाई रखना गांव में। सड़क, नाली आदि की व्यवस्था। शांति एवं सुरक्षा। न्याय, भूमि, दस्तावेज एवं भूमि हस्तांतरण। कोई जमीन बिक रही है, ट्रांसफर हो रही है, उसके कार्य। सम्राट द्वारा बनाए कानून नियम को लागू करना, ये काम होते थे। साल भर में इनकी जब भी बैठक होती थी, ये जो बैठक होती थी, उस बैठक का पता कैसे पड़े गांव वालों को कि मीटिंग होने वाली है? तो गांव गांव में जाकर ढोल बजाया जाता था। ढोल बजाकर गांव के लोग इकट्ठे होते थे, बैठकर चर्चा होती थी, फिर फैसले लिए जाते थे। बैठक किसी मंदिर में, तालाब के किनारे या किसी पेड़ के नीचे ये बैठक होती थी। ठीक है, इसके नीचे ये बैठक हुआ करती थी। बहुत अच्छा काम था चोलों का। इतना शानदार काम उस काल में सोच पाना बहुत बड़ी बात थी। राजतंत्र में जनता को गांव का प्रशासन देना ही सबसे महत्वपूर्ण काम था, जो इन्होंने बखूबी निभाया। जो इन्होंने बखूबी निभाया। और उस काल में इस तरह के तंत्र की स्थापना करना एक बड़ा अद्भुत कार्य था। बड़ा अद्भुत कार्य था। लेकिन अगर इसकी तुलना आज के लोकतंत्र से की जाए, इसकी तुलना यदि आज के लोकतंत्र से की जाए, तो हमें कुछ कमियां मिलती हैं, कुछ सीमाएं मिलती हैं। सीमाएं या कमियां, क्या कमियां हैं इसमें? देखो, हम लोग बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ग्राम स्वशासन बोल रहे हैं, स्थानीय स्वशासन बोल रहे हैं,
पर वास्तव में आपने देखा मतदाता की कोई भूमिका नहीं, कोई भूमिका नहीं, मतदाता की कोई भूमिका नहीं। ठीक है, मतलब लॉटरी सिस्टम है, डब्बे में नाम गया, जिसका निकल आया वो निकल आया। मतलब हमारे वोट का कोई वैल्यू नहीं है। डेमोक्रेसी जैसी बात तो जरूर की जा रही है, पर वास्तव में डेमोक्रेसी जैसा तो कुछ है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब अभी लिखने आ जाए कि इसकी कमियां क्या हैं, तो आपका पॉइंट तो है, लॉटरी सिस्टम होने के कारण मतदाता की कोई भूमिका नहीं है। लोकतंत्र की बात जरूर हो रही है, पर लोकतंत्र, वर्तमान लोकतंत्र जैसी कोई प्रणाली नहीं है। दूसरा, महिलाओं की भूमिका स्पष्ट नहीं है। क्या महिला इसकी सदस्य बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी, ऐसा कोई स्पष्ट जानकारी हमको नहीं मिलती। हो सकता बनती हो, पर लग तो रहा कि नहीं बनती। हो सकता बनती हो, पर लग रहा है कि नहीं बनती थी। कोई इनकी स्पष्ट भूमिका नहीं है। तीसरा, आम जन की बजाय उच्च वर्गीय प्रभुत्व था। मतलब आम जनता कैसे जाएगी? 1.5 एकड़ जमीन चाहिए है, खुद का आवास चाहिए है, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए। भैया इतनी जमीन, इतना ज्ञान तो ये केवल किसी विशिष्ट वर्ग के लिए है, धनाढ्य वर्ग के लिए है। तो आम जनता की कोई भूमिका नहीं है। तो हम यहाँ आलोचना जरूर लिख रहे हैं, पर दुनिया के कोई भी लोकतंत्र में आम जन की भूमिका बहुत ही कम है। ठीक है, विशिष्ट वर्ग ही हमेशा प्रभुत्व में रहता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। चौथा है, निर्णय प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। निर्णय प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। निर्णय कैसे लिए जाते थे पता नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं सब बेकार बातें हैं, फालतू। ये ग्राम सुशासन, ग्राम स्वायत्तता, है ना? तो कहां है सुशासन, कहां है ऑटोनॉमी? वास्तव में ये संस्थाएं सम्राट के एजेंट के रूप में कार्य करती थी। भाई राजा के लिए कर वसूलती थी, सम्राट के बने कानूनों को लागू करती थी। क्या है? इतनी हम आलोचना कर देंगे, फिर भी हम एंड में लिखेंगे, इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी उस युग में इस तरह के प्रशासन को स्थापित करना, वह भी राजतंत्र में, किसी क्रांति से कम नहीं है। यद्यपि उसकी तुलना आज के लोकतंत्र से की जाए तो हमें कई कमियां या सीमाएं मिलती हैं, फिर भी यह लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रारंभिक विकास कहा जा सकता है। लिख लीजिए श्रीमान। देखिए, चैट ऑफ हो जाने से मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं आपसे चर्चा नहीं कर पा रहा हूं। पर मैं क्षमा चाहता हूं, किसने किसको क्या लिखा मैं उसमें चर्चा नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। पर मुझे लगता है कि जो बातें हुई हैं वो ठीक नहीं है, और उसके लिए विद्यार्थी हैं आप सभी लोग, है ना, साथ हैं सब लोग, एक साथ के लोग हैं कि परिवार के लोग हैं। तो मैं सबकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं। आगे से मैं याद रखूंगा, इस तरह की चर्चा आप लोग कमेंट में कितना भी लिखोगे, मैं तो नहीं करने वाला। ठीक है, कुछ बातें अच्छी नहीं लगी। ठीक है, पर पढ़ने में ध्यान दो, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। ठीक है, गलती मेरी है, मैं आपके कमेंट पढ़कर मैं भी चर्चा करने लगा। मुझे भी स्वीकार कर लेना चाहिए था, जो आप कह रहे हैं वो सही है।
चलिए, लिख लिया होगा आपने। तो ये प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में आपको दिखाई देगा, ये प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। ग्राम सभाएं 3 प्रकार की हैं। एक्चुअली ये ग्राम सभा नहीं, ग्राम में नहीं आएगी, 3 नहीं 2 प्रकार ही लिखिए, 2 प्रकार की है। तीसरी जो है वो व्यापारी नगर से संबंधित है। तीसरी का ये सब लिख चुके हैं, उसी को रिपीट किया है। इसके बाद हम एक चीज और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चोलकालीन राजस्व। यूपी पीसीएस में थोड़ा सा चोल के बारे में बड़ा प्रेम है पूछने के लिए प्रीलिम्स में, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत मैंने आपको बताया था, चाहे वो मुगल काल हो, चाहे वो सल्तनत काल हो, चाहे अंग्रेजों का काल हो, चाहे मौर्य हो, चाहे गुप्त हो, चाहे वैदिक हो, सबसे बड़ा राजस्व स्रोत एक ही होता है और उसी को हमें तुरंत टिक कर देना चाहिए, भूमि कर। तो सबसे ज्यादा कौन है? भूमि कर है, जो 1/2 से लेकर 1/4 इसके बीच में भूमि कर होता था। भूमि का पैमाना करने के लिए राजाओं के पैर की लंबाई को आकार बनाया जाता था। राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम ने अपने पैर की माप को भूमि की माप की इकाई बनाया था। जो उनके पैर की माप होती थी उसको उन्होंने भूमि की माप बनाया था। ये भूमि कर है। अन्न कर, और कौन कौन से कर इस काल में होते थे? ठीक है, कौन कौन से कर होते थे? मर मुज्जड़ी, थोड़े भाई अजीब टाइप के नाम होंगे, मैं पर मजबूरी है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। वृक्षों पर कर, वृक्ष पेड़ यानी कड़मई, कड़मई। सुपारी पर कर, सुपारी बोलते हैं कि सुपारी बोलते हैं? ठीक है। मनई डूरई, मनई डूरई। ग्रह कर, जो आपने घर बनाया है उस पर। पड़ी कावल, पड़ी कावल एक्चुअली तमिल वर्ड होंगे इसलिए कठिन लग रहे होंगे। ग्राम सुरक्षा कर, मन्नई, मन्नई। मन्नई क्या होगा? जैसे हम पेशा करते हैं ना, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, तो उनका पेशा होता है। तो पेशे या पेशा पर कर, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स। एक प्रकार का कैसा हो जाता है? ये प्रोफेशनल टैक्स हो जाता है। एरी आयम, एरी आयम। तालाबों की मरम्मत पर कर, तो तालाब टूट जाए वो बने उसकी बात कर रहे हैं। कड़ई इरई, व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कर, व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कर। जो चोल काल में जो टैक्स है वो अनाज में भी दे सकते हैं, सिक्कों में भी दे सकते हैं। तो चोल स्वर्ण सिक्के, सिक्कों को
कलंजू कहा जाता था। क्या कहते थे? कलंजू कहते थे। चोल स्वर्ण सिक्कों को कहते थे कलंजू। ठीक है। वारित तो एक प्रकार का ये राजस्व विभाग है, इसको हम राजस्व विभाग कहेंगे। राजस्व विभाग का उच्च अधिकारी, ये राजस्व विभाग का उच्च अधिकारी था। चलिए बात करते हैं चोल सेना, चोलों की सेना। सेनापति जो था, सेनापति को हम कहते थे महादंड नायक। सेनापति को महादंड नायक कहते। अब यहां पर भी क्या है, जो शब्दावली है थोड़ी सी कठिन है। जैसे बर्ड पैर्री, एक मिनट, पैर्री नहीं है, बर्ड पैर कैकुलस, बर्ड पैर कैकुलस राजा की व्यक्तिगत सेना, पर्सनल आर्मी है राजा की, राजा की व्यक्तिगत सेना है बर्ड पैर कैकुलस। कुंजिर मल्लर हाथी सेना। कुंजर वैसे संस्कृत शब्द है, उसको हाथी ही बोलते हैं, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। कुद्रेच वैगर, कुद्रेच वैगर घुड़सवार सेना। थोड़ा कठिन शब्द है, पर इसको एक्टिंग करते हुए याद कर सकते हैं। घोड़े की तरह कुद्रेचर। बिल्लीगल, बिल्लीगल मतलब धनुष चलाने वाला।
धनुष चलाने वाला, भाला फेंकने वाला, सैगुंदर भाला फेंकने वाला, जो भाला लेकर चलता है। कैकुलस पैदल सेना, पर अगर उस कैकुलस के आगे बड़ प्रर लग जाए तो वो राजा की व्यक्तिगत सेना कहलाएगी। वो राजा की क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत सेना कहलाएगी। चलिए, अब जो हम पढ़ रहे हैं इसको लिखना नहीं है, क्योंकि हमें आर्ट एंड कल्चर में कला संस्कृति के जो हम अध्याय पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला, जो पल्लव काल में शुरू हुई है। द्रविड़ कला को चोलों ने चरम पर पहुंचा दिया। चोल मंदिरों में मुख्यतः विशाल गोपुरम, विशाल विमान, गर्भगृह, इसमें बृहदीश्वर मंदिर, ये तंजौर में है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राजराज फर्स्ट ने बनवाया हुआ है। गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर कहां पर है? खुद ही गंगई कोंड चोलपुरम में है। इस शहर की स्थापना राजेंद्र चोल ने बनाई थी। जब वो गंगा घाटी अभियान को जीत कर आया था तो उसने अपनी नई राजधानी तंजौर की जगह गंगई कोंड चोलपुरम रख दी थी और खुद गंगई कोंड चोल की उपाधि ली थी, आपको याद होगा। ये दोनों मंदिर शिव को मंदिर हैं। ये है बृहदीश्वर मंदिर, विशाल मंदिर है जिसका गुम्बद लगभग 80-85 टन का ग्रेनाइट का बना टॉप पर रखा हुआ है। और ये है गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर जो राजेंद्र प्रथम ने बनवाए हुए थे, उस काल की मूर्तियां हैं। और जो चोल कालीन मूर्ति कला है वो सिंधु घाटी से काफी समानता रखती है। सिंधु घाटी में जिस तरह लुप्त मोम यानी लॉस्ट वैक्स विधि से मूर्तियां बनती थी, उसी पद्धति से चोल काल में नटराज की मूर्तियां बनाई गई हैं। तो इस सारी कहानी को हम फुल डिटेल में कंप्लीट मेंस के आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कला और संस्कृति के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं ओरिजिन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के उदय की बात करते हैं। हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारी परीक्षा के लिए जरूरी होगा। तो अभी हम बात करेंगे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब के बारे में। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। 570 में जन्म हुआ और 632 सीई में मृत्यु हुई। बचपन में इनके चाचा अबू तालिब ने पाला पोसा। पत्नी खदीजा थी, खदीजा। खदीजा की बेटी, ज्यादा पढ़ना नहीं है, उसका कुछ कनेक्शन है सिया सुन्नी से, इसलिए हम लिख देते हैं फातिमा। फातिमा का विवाह अली से हुआ। दो पुत्र
हसन एवं हुसैन हुए। किसके पुत्र हुए? अली और फातिमा के पुत्र हुए। तो पैगंबर साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो 40 वर्ष की आयु में। किसी किसी युग में हीरा लिखा मिलता है, किसी युग में हैरा लिखा मिलता है। हैरा की गुफा में मिला, ज्ञान प्राप्ति हुई। शायद ये दिन, जितना मुझे याद आ रहा अपनी मेमोरी के हिसाब से, ये दिन ईद का दिन होता है। ईद उल फितर यानी मीठी ईद का दिन होता है। इस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, कुरान नाजिल हुई ऐसा हम कहते हैं, मतलब उसका ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको, और तब से रसूल और नबी बन गए थे। रसूल और नबी, सिद्ध पुरुष और देवदूत बन गए थे। पर मक्का के लोगों से ज्यादा नहीं बनती, तो 623 सी में मक्का से यासारिब चले गए। यासारिब एक शहर का नाम है। बाद में इस शहर को पैगंबर का शहर कहा जाने लगा, इसलिए उसका नाम मदीना हो गया। यासारिब चले गए। इस घटना को हिजरत कहते हैं। और यहीं से हिजरी संवत या कैलेंडर प्रारंभ हुआ। अच्छे से लिख दूं मैं, हुआ कैलेंडर प्रारंभ हुआ। चलिए, अब प्रश्न आया कि 632 में पैगंबर साहब का इंतकाल यानी मृत्यु हो गई। प्रश्न आया कि जो इतना साम्राज्य, इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार हुआ है पैगंबर साहब के समय, तो पैगंबर साहब जो है उस इस्लामी राज्य के मुखिया भी हैं और धार्मिक मुखिया भी हैं। तो अब उनके जाने के बाद इस साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन मुखिया होगा उस राजनीतिक धार्मिक विरासत का? तो प्रश्न हुआ कि इसका मुखिया कौन होगा। तब एक नवीन पद आया, खलीफा। एक नवीन पद आया, नवीन पद आया जो राजनैतिक एवं धार्मिक प्रमुख था। इस्लाम का राजनीतिक एवं धार्मिक प्रमुख था। कहने का मतलब यह है कि आप दुनिया में कहीं भी इस्लामी राज्य बना लीजिए, इस्लामी राज्य की स्थापना कर लीजिए, वहां के शासक बन जाइए, पर अल्टीमेटली आपका हेड खलीफा ही होगा।
आप जो शासन करोगे, भले खलीफा बगदाद में, दमिश्क में, टर्की में ना क्यों ना रहता हो, आप अगर इंडिया, चाइना, मिस्र, यूनान कहीं पर भी शासन करोगे, इस्लामी राज्य की स्थापना करोगे, तो आप वहां के लोगों के लिए तो राजा हो, पर आपका हेड खलीफा है। इसलिए आप कहीं भी राज्य की स्थापना करोगे तो आपको खलीफा से अनुमति लेनी होगी, खलीफा से एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, एक प्रमाणीकरण लेना पड़ेगा, मान्यता लेनी पड़ेगी। इसलिए दिल्ली सल्तनत के शासकों ने खलीफा से हमेशा मान्यता ली, लेकिन मुगलों ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय भारत का संबंध विदेश से जरूर जुड़ा रहा, पर मुगल काल में वो संबंध कमजोर पड़ता चला गया। उसके पीछे कई कारण है, खलीफाओं का कमजोर होना भी है। तो प्रश्न उठा कि अब खलीफा किसको बनाया जाए, तो पहले खलीफा बने अबू बकर। अलग अलग हैं दोनों, ये पहले खलीफा बने। दूसरे बने उमर। सिर्फ 4 नाम याद रखने, बाकी हमें याद नहीं। उस्मान। और चौथे बने अली। अली वही थे जो पैगंबर साहब के दामाद थे, अली वो बने। इस तरह खलीफा पद्धति की शुरुआत हुई। खलीफा के वंश कौन कौन थे, इसको बंद कर देते हैं। खलीफा वंश, किन किन वंशों के लोगों ने खलीफा के रूप में कार्य किया, किन किन फैमिली के रूप में। तो पहला है रशीदुन खलीफा, रशीदुन परिवार के लोग खलीफा थे। दूसरा उमैयद, उमैयद परिवार के लोग खलीफा थे। तीसरा अब्बासी परिवार के लोग खलीफा थे, अब्बासी। चौथा है फातिमिद, फातिमिद। और पांचवा टर्की के सुल्तान। जो भी टर्की का सुल्तान बनेगा वो ऑटोमेटिकली खलीफा कहलाएगा। जो भी टर्की का सुल्तान होगा वो ऑटोमेटिकली, जैसे हम बोलते हैं ना एक्स ऑफिशियो, मतलब जो हमारा राज्यसभा का सभापति होता है, सॉरी जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वैसे टर्की का सुल्तान पदेन खलीफा होता है। अंग्रेज जब इस खलीफा का अपमान करेंगे तब भारत में खिलाफत आंदोलन होगा, जो हम मॉडर्न में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वास्तव में खलीफा चलता रहा, लेकिन क्या हुआ 1924 में टर्की के सुल्तान कमाल पाशा ने खलीफा परंपरा समाप्त कर दी थी। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए अब बात करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की, तो भारत पर पीटी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण किसने किया पहले। तो प्रथम था अरब आक्रमण। अरब आक्रमण। दूसरा, द्वितीय तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण दो लोगों ने किया, गजनवी और गौरी। गजनवी और गौरी वंश के लोगों ने किया। फिर इसके पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक चलती रही। इसी समय 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। फिर उसके बाद मुगल वंश आया। 1526 से लेकर 1857। इसी समय हुआ 739 में नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण। इतना ही हमको मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ना है। प्रश्न उठता है, इन आक्रमणों के कारण क्या है? क्यों कारण हो रहे हैं? क्यों आक्रमण हो रहे हैं? कारण बिल्कुल स्पष्ट है। पहला कारण विस्तार। हर कोई अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, चाहे वो कहीं का राजा हो, दुनिया का विस्तार। दूसरा कारण है धर्मांतरण, लोगों को धर्मांतरित करना। तीसरा कारण है धन। इन कारणों से भारत पर आक्रमण हो रहे हैं। प्रश्न उठता है कि ये आक्रमण भारत में सफल क्यों हो रहे हैं? उसका कारण है भारत का कई राज्यों में बटा होना। चौहान, चंदेल, परमार, गहड़वाल, कलचुरी, सोलंकी, गुहिलौत, सैन, और आपस में इनका लड़कर अपनी शक्ति को खत्म कर देना। दूसरा बड़ा कारण है लड़ने का, हारने का, सेना। जो राजपूती सेना का एक हिस्सा होता था वो तलवार से लड़ना पसंद करता था या भाले से। धनुष बाण भी थे, पर मुख्यतः इनकी भूमिका थी। पहले हाथी होते थे सेना के आगे, हाथी को आगे दौड़ा दिया जाता था, पीछे पटाखे वगैरह जलाकर, तो हाथी सामने अटैक करते हुए चले जाते थे, सामने की सेना को कुचल देते थे। लेकिन जब तुर्की आक्रमणकारी आए, उन्होंने जब तीर चलाना शुरू किए, तीरों की बौछार आई, तो हाथी वापस मुड़ गए और मुड़कर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। भगदड़ मच गई। तो ये स्ट्रेटजी फेल हो गई। दूसरा, तलवार से लड़ने के लिए पास जाना जरूरी है, तब तक तो दो चार तीर आपको लग ही चुके होंगे। तीसरा कारण, आपकी सेना एक साथ लड़ती है, राजपूत सेना। मुस्लिम सेना में एक रिजर्व आर्मी होती है, जो हिस्सा कमजोर होता है वो वहां पहुंच जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजपूतों के गुण ही अवगुण बन गए। निहत्थे पर वार ना करना, भागते ऊपर हमला ना करना, किसी सेना के भोजन को नहीं रोकना, उसके खाने में पानी में जहर नहीं मिलाना, शरण में आए व्यक्ति को शरण देना। राजपूतों की ये गलतियां ही
भारी साबित हुई, क्योंकि अब जो लड़ाई थी वो युद्ध था, और वो युद्ध जो है किसी व्यक्ति, सेना नहीं, वो सेना और नागरिक के बीच में हो रहा था। तो ये समस्या थी। जब ये अरब और तुर्क आक्रमण भारत में हुए तो इसका नुकसान केवल सेना ने नहीं झेला, इसका नुकसान नागरिकों ने भी झेला। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, महिला, बच्चे, स्त्री, पुरुष, मंदिर, बिल्डिंग, सब कुछ नष्ट हो गए। तो एक नई चीज का दौर सामने मिला, राजपूतों की आपसी लड़ाई, उनकी सैन्य कमजोरी, दूरदृष्टि ना होना कि कैसे आक्रमण को रोका जाए, उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा ना कर पाना। जो सुरक्षा मौर्यों ने की थी हिंदू कुश पर्वत को जीतकर, वो राजपूत नहीं कर पाए, मुगल नहीं कर पाए, अंग्रेज नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने उस हिंदू कुश पर्वत को जीतने की कई बार कोशिश की, क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो एक पश्चिमी सीमा पर हमको एक सुरक्षा चौकियां मिल जाएं, तो कोई बाहर ना आ पाए, कोई घुस ना पाए हमारे पास, क्योंकि उनको रूस से बहुत बड़ा डर था। परंतु कहते हैं अफगानिस्तान को कोई जीत नहीं पाया। अफगानिस्तान को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, साम्राज्यों की कब्रगाह कहते हैं। कोई भी स्थायी नियंत्रण नहीं कर पाया, ना अंग्रेज, ना उसके बाद रूस, ना उसके बाद अभी वर्तमान में अमेरिका, उसको भी जगह छोड़कर जानी पड़ी। इसलिए इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। तो ये एक कहानी है छोटी सी। तो इस क्रम में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अरब आक्रमण को पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अरब आक्रमण से। देखिए, अरब आक्रमण के कारण तो मैंने आपको बता दिए हैं। कारण क्या है? यह एक क्या है? यह एक सैंपल मैप है ना, मैप है जो स्केल नहीं है, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए था। तो कहानी ये है, ठीक है। अरब आक्रमण समझ में आ रहे हैं आपको? एक मिनट, एक चीज और पहले बता देते हैं, छोटी सी एक लाइन जिसमें आपको थोड़ा अरब आक्रमण, कई बार बहुत कभी कभार ही पूछा गया है ये। अरब आक्रमण, प्रथम अरब आक्रमण, प्रथम अरब आक्रमण 636 सी ठाणे में हुआ, ठाणे में हुआ, जो असफल रहा, जो असफल रहा। क्लियर है? फिर प्रश्न दूसरा आएगा, प्रथम सफल अरब आक्रमण 712 मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किया, सिंध पर किया। चलिए, अब बात करते हैं अरब आक्रमण की, ठीक है। तो कैलिफेट यानी खलीफा, इंग्लिश में कैलिफेट कहते हैं। तो खलीफा था उमर,
इस समय खलीफा थे उमर, और ईरान में था हज्जाज। हज्जाज श्रीलंका से एक जहाज जा रहा था, पहले समझ लेते हैं ना। श्रीलंका से एक शिप जा रहा था, जहाज, गिफ्ट लेकर। किसके गिफ्ट थे? हज्जाज के और उमर के। तो जहाज चलता चलता पहुंच गया देवल बंदरगाह में। देवल, यहां पर जहाज को लूट लिया गया। जब यहां पर जहाज को लूट लिया गया, इस बात से उमर और हज्जाज नाराज हो गए कि ये क्या है भाई। उमर ने आदेश दिया कि बात करो वहां पर। हज्जाज ने यहां के राजा से बात की। यहां का राजा था दाहिर। कि दाहिर भैया, तुम्हारे इलाके में चोरी हुई है, इन समुद्री तस्करों ने इसको लूट लिया है, जहाज को। तो एक काम करो दाहिर, तुम उन दोनों को पकड़ कर दो मुझे। दाहिर ने इनकार कर दिया कि भाई मैं कैसे पकड़ के दूं। हज्जाज ने कहा कि सुनो दाहिर, अगर चोर या लुटेरे तुमको पकड़ में नहीं आ रहे तो हर जाना दो, जितना सामान लूटा गया है वो तुमको दो। दाहिर ने इनकार कर दिया। तब हज्जाज ने आक्रमण करने का आदेश दिया। तो ये है कहानी श्रीलंका से। मैं लिख देता हूं, कहानी से उपहारों भरे जहाज को देवल बंदरगाह, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पर लूट लिया गया। तब हज्जाज ने क्षतिपूर्ति मांगी। इनकार दाहिर ने इनकार कर दिया। तब हज्जाज, यहां दिख जाएगा आपको, के आदेश पर आक्रमण हुआ। हज्जाज के आदेश पर आक्रमण हुआ। हज्जाज के आदेश पर क्या हो गया? यहां पर आक्रमण हो गया। ये कहानी ठीक है? ठीक है, क्लियर है? प्रश्न उठता है, ये सारी आक्रमण की कहानियां कहां मिलती हैं? स्रोत क्या है? तो स्रोत एक पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। लेखक हैं, तो अधिकतर स्रोत में लेखक लिखे हैं अली अहमद लिखे हैं। ठीक है। हज्जाज ने 711 में ओबेदुल्ला को भेजा, किंतु सिंध के राजा दाहिर ने उसे हरा दिया। तब मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कोई डाउट हो बता दीजिए।
चलिए, मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण, कहां कहां मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया? पहला आक्रमण देवल। देवल एक बंदरगाह है, आपको पता है। दूसरा नेरून। मैं बिल्कुल क्रम से लिख रहा हूं, ये कहीं से ऐसे नहीं लिख रहा हूं मैं, एक काल क्रम में। पहला देवल है तो देवल है, दूसरा नेरून है तो नेरून है, तीसरा है सहबान। सहबान। चौथा है रावर या राउर। 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 पांचवा है ब्राह्मणाबाद। छठवा है मुल्तान। ये बिल्कुल क्रम से है। कोई पूछे कि मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण कहां था तो आप बताएंगे देवल पर था, और आपसे कोई पूछे कि मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम आक्रमण कहां था तो मुल्तान पर था। ये बिल्कुल क्रम से लिखे हैं। इसे जीत लिया। आप बोले किसने जीत लिया? मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। मैं लिख दूं क्या? कासिम ने जीत लिया, ठीक है। अब आप बोले सर कासिम कौन है, तो पूरे लिख देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने, कासिम कुल मिला के एक भी नहीं जगह हारा, कासिम ने जीता, ठीक है। यहां बौद्ध बाहुल्य था। यहां जाट पराजित हुए। यहां जाट रहते थे, जाट पराजित हुए, ठीक है। यहां हुए युद्ध में दाहिर मारा गया। एग्जाम में प्रश्न आएगा किस युद्ध में दाहिर मारा गया, किस युद्ध में दाहिर मारा गया, तो आप बताएंगे रावर या रावर के युद्ध में दाहिर मारा गया। प्रश्न आएगा मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में किस स्थान पर युद्ध हुआ, तो रावर राउर नामक जगह पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ब्राह्मणाबाद। दाहिर के पुत्र जयसिंह ने संघर्ष किया। अंततः वह मतलब जयसिंह लिख देता हूं। अंततः जयसिंह चित्तौड़ भाग गया। दाहिर की पत्नी लाड़ी देवी, दो पुत्रियां सूर्य देवी एवं परमाल देवी पकड़ी गईं और उन्हें खलीफा के पास भेज दिया। खलीफा के पास भेज। मुल्तान। कासिम की अंतिम विजय।
मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय थी। यहां से अत्यधिक धन मिला, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण नगरी रखा गया। इसका नाम क्या रख दिया गया? स्वर्ण नगरी। कोई डाउट, कोई प्रश्न? तो चैट बंद है। अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा चैट भी चालू रहना चाहिए, कम से कम आपसे इंटरेक्शन होता रहता है। चलिए, अरब आक्रमण का प्रभाव। कुछ लोग कहते हैं अरब आक्रमण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं है। अभी तो भारत के अंदर तो आई नहीं अरब, केवल एक भारत के छोटे से एक हिस्से सिंध, वो भी रेगिस्तानी क्षेत्र पर अधिकार था, इसलिए कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या कभी अरब भारत के अंदर नहीं आया? आए, परंतु गुर्जर प्रतिहारों, ललितादित्य मुक्तापीड़, बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों ने उन्हें भारत में घुसने नहीं दिया। गुर्जर प्रतिहार उन्हें 90 वर्ष तक रोककर रखे रहे। जो अरब पूरी दुनिया को जीत रहे थे, उन्हें गुर्जर प्रतिहारों ने सिंध के आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। फिर भी थोड़ा बहुत जो प्रभाव पड़ा है, वो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। पहली बार सिंध में जजिया लगाया गया, जजिया कर लगा। पहली बार सिंध में
जजिया कर लगाया गया। ठीक है, तो बड़ी घटना थी सिंध में जजिया का लगना और पहली बार जजिया से परिचित होना। तो प्रश्न उठता है कि पहली बार जजिया किसने लगाया, तो उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ठीक है, दूसरी बात हम करें, हैविल कहते हैं, हैविल, हैविल एक इतिहासकार है, हैविल। तो हैविल कहते हैं जब पूरा यूरोप अंधकार में था तब यूरोप को ज्ञान की ज्योति जलाने का काम अरबों ने भारत के माध्यम से किया। अगर ये अरब आक्रमण भारत पर नहीं होता तो दुनिया इस ज्ञान विज्ञान खगोल गणित ज्योतिष आयुर्वेद को समझ ही नहीं पाती, ऐसा यूरोपीय चिंतकों का मानना है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा। ये यूरोप है, ये भारत है। भारत पर हुआ अरबों का आक्रमण और अरब यहां से लेकर गए गणित, अंक पद्धति, 0 से लेकर 9 तक लिखने की पद्धति। अरब कहते थे हम लोग जो सीखते हैं उसे हिंद सा कहते हैं, हिंद सा लेकर आए और जब यही अंक पद्धति यूरोप पहुंची तो इन्होंने अरेबिक नंबर सिस्टम कहा, अरेबिक अंक पद्धति कहा। पर वास्तव में वो अंक पद्धति कहां की थी? वो अंक पद्धति भारत की थी जो अरबों के माध्यम से यूरोप तक गई। इन इलाकों में जहां पर ग्रह नक्षत्र का ज्ञान नहीं था तो वो ग्रह नक्षत्र का ज्ञान भी धीरे धीरे अरब और यूरोप तक पहुंचने का काम किया। क्योंकि यहां ब्रह्मगुप्त की पुस्तक खंड खंड खाद 12 मीर की पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। अबू मसर नाम के व्यक्ति ने 10 वर्ष बनारस में ज्योतिष सीखा। और ज्योतिष का मतलब खगोल, एस्ट्रोनॉमी के बिना नहीं होगा, ज्योतिष सीखा। ठीक है, खलीफा हारून रशीद ने बगदाद में आयुर्वेद चिकित्सालय बनवाया। यहां पे बहुत सारे लोग गए, कई भारतीय पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। एक खास बात, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद। अब मैं किसने किया मुझे याद नहीं है, पर उस अरबी अनुवाद को का नाम है कलीला वा दिमना, कलीलावाद। तो वास्तव में जो ज्ञान विज्ञान की बात है वो अरबों, भारत से अरबों के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंच गई।
ठीक, चलिए अब बात करते हैं तुर्की आक्रमण की। तुर्की मूल रूप से चीन के सिक्यांग क्षेत्र में रहते थे। तुर्की मूल रूप से चीन के सिक्यांग क्षेत्र में, तुर्कमेनिस्तान में रहते थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बाद में इस्लाम में परिवर्तित हुए। तो दो वंशों ने आक्रमण किया। तुर्की जो हैं उनके कितने वंश हैं? दो वंश। तुर्की जाति के दो वंशों ने आक्रमण किया। पहला यामिनी वंश, इसी यामिनी को गजनवी भी कहते हैं। भारत में इसी यामिनी को गजनवी वंश भी कहते हैं। दूसरा है संसवनी, इसी को गौरी वंश भी कहते हैं। इसके दो लोग थे जिन्होंने आक्रमण किया, एक थे सुबुक्तगीन और एक थे, अरे भाई, महमूद गजनवी। और यहां जो आक्रमण किया वो थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद, ये थाने वाला मुंबई है। एक आदमी 2 घंटे पढ़ा रहा है पर कमेंट करने वालों में कोई सुधार अभी भी नहीं है। वही लाइन सर 9 बजे तक पढ़ा दीजिए। अरे भाई, तुम कहो तो मैं 7:30 शुरू करूं और 7:35 पे खत्म कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बढ़िया एंजॉय करिए आप। प्रथम, कोई डाउट? मैंने चैट बॉक्स इसलिए ओपन हुई है, आपको कोई डाउट है पूछ लीजिए, आपस में डिस्कस करने के लिए नहीं हुई, ठीक है? और एक चीज और मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत कमेंट ना करें। और अगर ऐसा किसी को लग रहा तो हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, एक दूसरे से क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं। हम सब एक ही परिवार के लोग। बेहतर है एक अच्छा वातावरण तैयार करें, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। और पढ़ाई संबंधित जितने प्रश्न पूछे, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। ज्यादा टीचर से नहीं बनेगा कोई बात नहीं, वो कल बताएगा, पर वो बताएगा जरूर। बस वो प्रश्न परीक्षा से संबंधित होने चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं, किसी की कोई गलती नहीं है, हम सब एक हैं, है ना? कोई टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, ठीक है? मैं चैट के बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता पढ़ाना, क्योंकि जब तक आपसे संवाद नहीं होता ना, आपके डाउट नहीं पता पड़ते, मजा नहीं आता। आप डाउट लेके मन में पढ़ते रहें और मैं यहां से दिए जाऊं, ये लो, वो मजा नहीं आता है। हाँ, आयुष शर्मा आप ठीक कह रहे हैं। तनु मिश्रा टाइम चेंज करो। देखो तनु मिश्रा, एक चीज बताएं आपको या किसी को भी, हम कोई भी टाइम करेंगे, किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम होगी। और आप
स्वयं किसी ना किसी टाइम पर दूसरा बैच तो पढ़ ही रहे होगे ना, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो चल ही रहा होगा। चलिए, प्रथम तुर्की आक्रमण, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको, आपको हल्का लग रहा होगा, मजाक लग रहा होगा, पर एग्जाम में जब ये आता है ना तो गलती होती है। जब पूछा जाता है प्रथम तुर्की आक्रमण तो आपको गजनवी आता, जबकि आंसर है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने किया, सुबुक्तगीन ने किया। इसने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को हराया। अगर आपको थोड़ा बहुत पीछे याद होगा तो मैंने बताया है जयपाल के बारे में, याद है आपको? हिंदू शाही वंश का शासक था जयपाल, जो सुबुक्तगीन से पराजित हो। ठीक है, अलप्तगीन ने नहीं किया, अलप्तगीन ने नहीं किया। आगे चलते हैं, ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं, अरब आक्रमण तो हो ही गए थे हमारे, महमूद गजनवी के आक्रमण। थोड़ा सुनिए जरा ध्यान से, प्लीज चैट में केवल वही बातें करिए, ठीक है? आज कुछ बातें ठीक नहीं हुई इसलिए वो चैट बंद हो, ठीक है? तो हम बात करते हैं, कुछ जरा ध्यान से सुन प्लीज। जब गजनवी के आक्रमण हो रहे हैं, भारत वही टूटा फूटा, अलग अलग हिस्सों में बटा। यहां सोलंकी वंश, यहां परमार वंश, यहां चंदेल वंश, यहां कलचुरी वंश, यहां प्रतिहार वंश, यहां हिंदू शाही वंश, ऐसे अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है ये देश, ऐसे अलग अलग भागों में बटा हुआ है। तुर्कों ने क्या किया? तुर्क रहने वाले हैं सिक्यांग क्षेत्र के, इस्लाम में परिवर्तित होकर इन्होंने अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ हुआ और अफगानिस्तान के गजनी में आकर, यस जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी, गजनी में आकर इन्होंने अपने वंश की स्थापना की। इस वंश को हम यामनी या गजनवी वंश कहते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि महमूद गजनवी के वंश का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम होगा यामिनी वंश, गलती नहीं करिएगा। वास्तविक नाम क्या होगा? यामिनी वंश होगा। इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है अलप्तगीन। कोई बोल रहा था ना कि अलप्तगीन ने किया कि नहीं किया, तुषार बोल रहे थे शायद। 963 में इसने स्थापना की और 977 तक शासन किया। अगला शासक सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अगला शासक था, 977 से 998। फिर अगला शासक महमूद गजनवी, 998 से लेके 1030। तो आज के लिए हमारा इतना काफी है, ठीक है? जी जी बिल्कुल लिखिए, नूतन मिश्रा उसी की थ्योरी लिख रहे हैं। आप पुरानी भी लिखना चाहती हैं, एग्जाम में नहीं आएगी कि तुर्क कौन थे, कैसे हुए, यहां से आएगा तुर्कों का वंश यामिनी वंश। लिखे नूतन मिश्रा, तुर्कों का वंश, लिखे लिखे, मैं लिखा देता हूं, लिखिए लिखिए, सब लोग की इच्छा तो लिख लीजिए, लिखिए। तुर्क मूलतः चीन के सिक्यांग क्षेत्र से तुर्कमेनिस्तान तक रहते थे। तुर्क मूलतः चीन के सिक्यांग क्षेत्र
से तुर्कमेनिस्तान तक रहते थे। जो प्रारंभ में बौद्ध थे, शानदार घुड़सवार और अच्छे निशानेबाज थे, तीरंदाज थे। शानदार घुड़सवार और अच्छे तीरंदाज थे। ये चीन के सिक्यांग क्षेत्र, ठीक है। बाद में इस्लाम में परिवर्तित हुए और अफगानिस्तान में अपने वंश की स्थापना की। और अफगानिस्तान में अपने वंश की स्थापना की, जिसे यामिनी वंश कहा गया। जिसे यामिनी वंश कहा गया। संस्थापक, अगला शासक, अगला शासक। बाकी कल पढ़ते हैं, ठीक है। प्लीज कोई समस्या हो जो आज की क्लास में पढ़ा हो जरूर पूछे। कल हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश तक पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत मजा आएगा, पर आपस में बेकार की बातें ना करें। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, अच्छे विचार वाले हो, अच्छा परिणाम भी देने वाले हो। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मन में कि परिणाम आपके बैच से अच्छा आएगा, पर आप अपनी एनर्जी डाइवर्ट मत करो, ऊर्जा का नुकसान मत करो, सही दिशा में लगाओ। ईश्वर भी देखता है, ठीक है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आपने जो सोचा है ना वो आपको मिलेगा, बस सही जगह अपनी बुद्धि लगाई, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह पढ़ते रहें, खुश रहें और थोड़ा मेरी बात को मान लिया करें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, सभी को आज की क्लास बड़ी अच्छी लगी क्योंकि चैट ऑफ थी। चलिए, धन्यवाद।